इस वीडियो में हम बैच रिएक्टर का कुछ परफॉर्मेंस इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस इक्वेशन क्यों ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो बैच रिएक्टर क्यों ज़रूरी होता है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि इंडस्ट्री में बैच रिएक्टर्स यूज़ होते हैं। स्मॉल स्केल पे जब हमको प्रोडक्शन करना होता है तो हम वहाँ पे बैच रिएक्टर यूज़ करते हैं। बैच रिएक्टर अगर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले जो सबसे मेन फैक्टर जो आता है कि उसका साइज़ कितना होगा, है ना। और उस साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे, है ना। साइज़ निकालने के लिए तो हम इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ होता है वो है परफॉर्मेंस इक्वेशन या रेट इक्वेशन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में रेट के बारे में देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट इक्वेशन, उसी को परफॉर्मेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर रेट इक्वेशन को निकालना है तो रेट का जो फार्मूला होता है, अगर ये गिफ्ट प्रोडक्ट है तो माइनस आर इक्वल टू होता है के सी ए के पावर अल्फ़ा या एन, कुछ भी ले, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये परफॉर्मेंस इक्वेशन है इस रिएक्शन की। तो अगर इस रिएक्शन को बैच रिएक्टर में प्रोसीड कराना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और दूसरा हमारा सी ए तो हमको पता होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट ले रहे हैं या जो प्रोडक्ट बनेगा उसका सी ए का वैल्यू हम तो मेज़र कर लेंगे। और ये ऑर्डर होना चाहिए, है ना। या सी ए का ये पूरा बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का टर्म के बारे में हमको पूरा पता करना होगा, के बारे में, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकल जाएगा। तो जनरली क्या होता है, ये जो अल्फ़ा है या ये नया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये प्रैक्टिकली निकालते हैं तो 3 वीडियो में ही बात करते आ रहे हैं कि उसको हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में कैसे हम के का वैल्यू और अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिएक्टर लेंगे, स्मॉल स्केल पे छोटा सा बैच रिएक्टर लेंगे, उसमें हम रिएक्टेंट डालेंगे, प्रोडक्ट निकलेगा, है ना। और टाइम टू टाइम हम इसमें मेज़र करते रहेंगे चीज़ों को। जैसे कई चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, है ना। जैसे पहला हो गया कि हम इसका जो ए का कंसंट्रेशन है 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में चेक कर रहे हैं T1 पे। मान लीजिए टाइम T1 पे चेक किए, टाइम T2 पे, टाइम T3 पे, टाइम T4 पे, ऐसे हम चेक कर रहे हैं रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो रहा है। मान लो T1 पे CA1, इस पे CA2, इस पे CA3, इस पे CA4, इस तरह करके आएगा, हाँ। और अगर गैस है तो गैस में हम क्या चेक कर सकते हैं, टाइम पे हम प्रेशर चेक करते हैं। ये टोटल जो मतलब सिस्टम है उसका प्रेशर चेक करते हैं। हम मान लेते हैं T1 पे P1 आया, T2 पे P2 P3 P4 ऐसे करके आएगा। या हम वॉल्यूम देख लेते हैं, V1 V2, ए रिएक्टर में जितना हम मतलब डाले हैं मटेरियल उसका वॉल्यूम टाइम टू टाइम कितना हो रहा है, V3 V4 इस तरह से। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम अगर प्रेशर निकालते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। ये दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो ये सब चीज़ें हम टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। और दो कुछ मतलब मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इस रेट इक्वेशन को मतलब बता देते हैं कि एक कौन से ऑर्डर का है, एन का वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यही हमको जनरली पता भी करना होता है। तो कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे। पहला जो सबसे पहला मेथड है वो है इंटीग्रल मेथड, वो सबसे इजी होता है। और दूसरा होता है डिफरेंशियल मेथड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे डाटा थोड़ा स्कैटर्ड रहते हैं जिसको हम एक मतलब क्रम में लिख के उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रल, डिफरेंशियल, ये दोनों सिलेबस में है, पढ़ने हैं पॉलिटेक्निक के सिलेबस में। बाकी शायद ये 2-3 जो आते हैं ये नहीं है सिलेबस में। इनिशियल रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ये फोर्थ हो गया।
फिफ्थ है ओस्टवाल्ड मेथड। ये है, इन दोनों में क्या होता है, हम सिंपली एक दो डाटा लिख के हम रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। बट ये जो है इसमें हम तरह तरह के मतलब डाटा हमको निकालने पड़ते हैं टाइम के साथ। जैसे पिछला हम लोगों ने देखा कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम कांस्टेंट करके तो हमको केवल वॉल्यूम निकालना होगा, एक में केवल प्रेशर निकालना होगा, एक में केवल टाइम के साथ कंसंट्रेशन निकालना होगा। लेकिन इन सब में 2 से 3 काम मतलब बहुत ज़्यादा, दो एक से अधिक काम हमको एक से अधिक डाटा नोट करने पड़ते हैं, जिससे जो मेथड है ये लेंदी हो जाता है। तो हम जनरली जो पढ़ेंगे इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन मेथड के बारे में केवल पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन मेथड के बारे में डिफरेंस जानेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में, वो सब पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा, लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि ओपी गुप्ता जो बुक है केमिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव ग्राफ क्वेश्चन में, तो उसमें भी इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो आसानी होगी देखने में। तो इंटीग्रल मेथड जो होता है सिंपल रेट एक्सप्रेशन के लिए होता है। सिंपल रेट एक्सप्रेशन केवल एक मतलब अगर है तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है, या ऐसा कहीं पे है जहाँ पे हमारे बहुत सारे वैल्यू दे दिए गए हों, डाटा बहुत सारा दिया गया हो, स्कैटर्ड हो। डाटा स्कैटरिंग में क्या होता है कि इतना सारे डाटे हो जाते हैं कि उनका हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो हम नहीं निकाल पाते, इसलिए हम इंटीग्रल मेथड में उसको यूज कर लेते हैं। और तीसरी बात है कि इसका जो यूज किया जाता है केवल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इससे कोई इक्वेशन वगैरह नहीं निकालते। हम एज्यूम करके शुरुआत में जाते हैं और लास्ट में अगर वो मतलब फिट हो जाता है डाटा तो हम बोलते हैं टेस्टिंग सही है, इस ऑर्डर का रिएक्शन है। वो आगे देखेंगे कैसे होता है इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड। और इसमें जो है जब डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जैसे यहाँ पे मैंने बताया केवल इसका डाटा टेस्टिंग के लिए किया जाता है कि ये सही है कि नहीं। जैसे हम रेट इक्वेशन होता है आर इक्वल टू के सी ए के पावर एन, तो मान लेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और डाटा कैलकुलेट करने के और आर के बीच में, तो लास्ट में अगर आएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा दोनों में, तो हम बोलेंगे इधर से आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा आर और सी ए के बीच, तो हम बोलेंगे कि ये डाटा अब मैंने जो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लिया था ये मतलब स्ट्रेट लाइन आने से ये प्रूव हो जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर अगर एज्यूम करते हैं तो मान लीजिए ऐसे आता तो हो जाएगा, अगर ये मतलब इस तरह से आता है या इस तरह से आता है या स्ट्रेट लाइन से बढ़ के कुछ भी आता है, ओरिजिन से भी नया है, यहाँ से जाए यहाँ से जाए, तो उसको हम बोलेंगे डाटा फिट नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है या ये सेकेंड ऑर्डर का नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इस ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा को मतलब कॉम्प्लिकेटेड डाटा जहाँ पे दिया रहता है वहाँ पे डिफरेंशियल मेथड ही यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे हम डेवलप करते हैं रेट एक्सप्रेशन, वो हम आगे चल के देखेंगे इसको कैसे डेवलप करते हैं रेट एक्सप्रेशन। और ये मतलब दोनों मेथड से इसको डाटा कैलकुलेट करना था करने के लिए बैच रिएक्टर के लिए। और अभी हम क्या करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे सिंपल सा, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन लिखने से ज़्यादा बार बार लिखेंगे तो वो दिमाग में बैठेगा, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर, कांस्टेंट वॉल्यूम है जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमारा डेंसिटी भी कांस्टेंट ही हो जाता था, यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी से रिएक्शन सिस्टम भी बोल देते हैं। कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। तो जैसा हमने देखा कोई भी इक्वेशन है या जैसे आर ए लिखते थे तो माइनस आर इक्वल टू 1/v डी एन आई बाई डी टी लिखते थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अब भी को अगर यहाँ एन आई के नीचे ले जाएंगे तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन आ जाता आई का, मान लेते कोई कंपोनेंट आई था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये डी टी हो जाएगा। अब देखिए पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, स्पेसीज आई के लिए है तो आई यहाँ पे लिखेंगे। और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को छोड़ देंगे, केवल प्रेशर के बारे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम सी आई
जैसे NI/V कर देंगे अगर इसको हटा के यहाँ से, है ना। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, कंसंट्रेशन होता है आई का, RT PI। यहाँ से हम CI का वैल्यू निकालेंगे PI/RT, ठीक है। PI/RT हो जाएगा यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये RT यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम CI का वैल्यू लिखेंगे, CI इक्वल टू PI/RT, डी PI/RT/dt। अभी ये क्या है, RT कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, RT dPI/dt। अभी क्या है, जो PI है ये पार्शियल प्रेशर है ना। हम या तो पार्शियल प्रेशर के रूप में रेट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं या कंसंट्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आगे आती रहेंगी जिससे आसान हो जाएगा। अभी गैस फेज अगर आएगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने लगते हैं, जो रिएक्शन सिस्टम होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने लगते हैं। तो वहाँ पे हम कंसंट्रेशन के बजाय हम सिस्टम का टोटल प्रेशर देखते हैं, है ना। सिस्टम का टोटल प्रेशर देखते हैं, उसको भी हम करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ आएगा उसको प्रूव करने के लिए, कि उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन, उसको हम करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।